नहीं है, बट ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है? तो इनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो करने के लिए, तो उस इस वीड से क्या होता है, ये वो न्यूट्रिएंट लेते हैं और उसके बाद जो भी हमने क्रॉप कल्टीवेट किया होता है, उसको न्यूट्रिएंट कम मिल जाते हैं। तो उस वजह से एक नुकसान पहुंचता है उस फील्ड में जहाँ पे वीड्स उगते हैं। अब आप बोलोगे ये वीड्स कैसे उगते हैं? देखिए, इनका भी बाज़ाब्ता से सीड्स होता है। आप बोलोगे सीधी-सी बात है, जब एक फार्मर होता है, वो जब प्लफ करता है ज़मीन को, फिर उसके बाद जब वो सो करता है सीड्स को, तो सीधी-सी बात है वो वीड्स को तो सो नहीं करेगा। देखिए ये कैसे आता है ज़मीन में। हम कहीं किसी के ज़मीन पे चल रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी वीड्स है, ठीक है? हमारे जो ये शूज़ है उसके नीचे लग गया सीड, समझ नहीं आता है तो हम वापस गए अपने ज़मीन पे, वहाँ पे उसका सीड गिरा, तो वो ऑब्वियसली उगेगा ही उगेगा। या फिर शाम को, दोपहर को, किसी भी टाइम, किसी भी मौसम में तेज़ हवा हो गई, जब तेज़ हवा हो गई तो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह आए, तो ये भी एक ज़रिया बनता है कि वीड्स कैसे आ जाते हैं फिर किसी के ज़मीन में, अगर उसने पूरा उसको देखा होता है, वीड्स फ्री रखा होता है। तो इसके लिए फार्मर क्या करते हैं, वो कंटिन्यू देखते रहते हैं, निकालते रहते हैं। अगर 1000 कैनाल पे ज़मीन है, निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर वीड्स होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे इंसेक्ट्स के लिए पेस्टिसाइड्स आता है, ऐसे ही वीड्स के लिए वीडसाइड्स आता है, जो हम स्प्रे करते हैं इसमें, तो उस वजह से जो वीड्स होते हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। और इंसेक्ट्स के लिए सीधी-सी बात है, वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। आपको पता ही है, आप अगर कोई भी फ्रूट लाते हो, जो आपके घर के बड़े होते हैं, बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, वो आपको अक्सर बोलते हैं कि बिना धोए किसी भी फ्रूट को नहीं खाना। क्या वजह रहती है इस पे? इस पे एक तो वजह रहती है जो हवा में डस्ट एंड प्लस जो भी फार्मर ने इसमें स्प्रे किया होता है, चाहे पेस्टिसाइड्स किया होता है, चाहे वीडसाइड किया होता है, जो भी स्प्रे किया होता है जिस भी वजह के लिए, तो आपको वो पता नहीं होता है। तो बेटर होता है आप अगर फ्रूट कोई भी खाए या कोई भी रॉ वेजिटेबल खाए, तो उसको धो के खाना होता है। इसके लिए ये चीज़ है। अब उसके बाद ये हो गए 5 चीज़ें हो गए, रिमूव भी हमने किया वीड, अब हमारा क्रॉप तैयार हो गया है, जो कि मैंने आपको सीज़न में आपको मैम ने समझाया था। अगर मैंने कोई ऐसा वाला क्रॉप कल्टीवेट किया है जो मुझे 3 महीने में चाहिए या कोई ऐसा वाला क्रॉप कल्टीवेट किया जो मुझे 6 महीने में चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन हम कौन-सा वाला क्रॉप लेंगे, एक फार्मर कौन-सा वाला क्रॉप लेगा। उसके बाद जब बाज़ाब्ता से पूरा टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद हमें इस क्रॉप के साथ क्या करना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल दाने समझो, ये गो तैयार, फिर हम उसके बाद इसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, जिसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है? इसके लिए भी बाज़ाब्ता से फार्मर को पता होता है कि कौन-सा टाइम है। चाहे आप कोई भी क्रॉप ले लो, चाहे वेजिटेबल में कोई भी वेजिटेबल ले लो, पता होता है एक किसान को कि मुझे अगर मैंने कोई प्लांट इसमें सो किया, मुझे इसको प्रॉपर जब तक इसके फ्रूट जो है ना प्रॉपर पके हो जाए, मुझे उस चीज़ के लिए कितना टाइम देना है। तो उसके बाद जब वो टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद वो हार्वेस्ट करते हैं। इवन बाहर आप देखोगे आपकी इस बुक में आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलोगे और आप उसमें देखोगे, उसमें बाज़ाब्ता से लिख लिख के है, जब भी बाहर हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, वो एक फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्टिंग का, वो पूरा मेंशन है, आप बुक पे वो देख लीजिए, ठीक है? तो अब हो गई हार्वेस्टिंग भी हो गई। उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है? अगर मैं उस दाने वोमुत मैं कुरबानी हार्वेस्ट अब सीधी-सी बात है, मुझे कहीं पे इसको स्टोर करना है। दैट मीन्स जो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में लास्ट वाली चीज़ आती है, वो है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स जो भी होगा, ठीक है? अब आप बोलोगे इसमें क्या है? ये जो अगर मैं चावल की बात करूँगी, ये हम जूट के बैग्स में डालते हैं, उठाते हैं और गोडाउन्स में डालते हैं। ये खाली इतनी सी बात नहीं है, हमने बैग्स में डाल दिया, गनी बैग्स में डाल दिया और उठाया और गोडाउन में डाल दिया। जी नहीं।
हमें सबसे पहले किस चीज का ख्याल रखना है, जो भी हम लोग गोडाउन सिलेक्ट कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ दीज ग्रेन्स, हमें वहां पे देखना है क्या वहां पे वेंटिलेशन सही है, मतलब कि जो एयर हवा हवा जो वहां पे है वो पास अच्छे से होती है। ऐसा तो नहीं है गोडाउन में वेंटिलेशन ही नहीं है और उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे मॉइस्चर ज्यादा होगा और उस वजह से क्या हो सकता है, आपके इस पे जो भी आपने वहां पे स्टोर रखा होगा फूड ग्रेन, उसमें फंगस आ सकता है। दैट मीन्स उस चीज का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। आई थिंक 5 मिनट हो गए, आप सारे अपने वीडियो ऑन कीजिए। मैंने ऑलरेडी आपको 5 मिनट्स का टाइम दिया था, आप अपने वीडियो ऑन कीजिए। ओके, तो उसके बाद, हेलो, डिड यू हियर मी? यस मैम। अब मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैं सबको कह रही हूँ आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए। अभी तक किसी ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया। सादिया मजीद आप भी, सादिया जहूर आप भी, इशबा फातिमा, साजिद, हादिया, आप सारे, उमैसा, वेरी गुड, फरहाना, फेरोज, सुरैया, आप सारे के सारे अपनी जो वीडियोस है वो ऑन करें, ठीक है? हादिया, डिड यू हियर मी? यस मैम। आप अपना वीडियो ऑन करें। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टोल्ड यू? वेरी गुड। साजिद, अपना वीडियो ऑन। सादिया जहूर, हिजाब बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ कंसंट्रेट। ओके, अब जो मैं स्टोरेज की बात कर रही थी, तो सबसे पहले जहां पे मैं स्टोर कर रही हूँ, मुझे गोडाउन में ख्याल रखना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है? फिर उसके बाद वेंटिलेशन के बाद मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है जो भी फूड मैं स्टोर कर रही हूँ क्या वो उसमें मॉइस्चर तो नहीं है। जैसे अगर हम पहले बात करेंगे राइस की, हमने बात की थी जब मैंने उसको हार्वेस्ट किया, फिर स्टार्टिंग में किसान क्या करते हैं, वो जब उन प्लांट्स को, ब्रांच को काटते हैं तो उनको एक जगह ना वो पूरा जमा करते हैं। आपने देखा होगा चाहे टीवी पे या जब हम पिकनिक वगैरह जाते हैं, वहां पे जमा के बाद वो क्या करते हैं, वो उसको कुछ टाइम तक वहीं पे रखते हैं। है क्या मतलब ये वहां पे रखना, वो बेसिकली उस टाइम कोई भी प्लांट का पार्ट ले लो, वो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है? जब मैंने प्लांट का कोई हिस्सा काट लिया, इट मीन्स कि उसमें वाटर है, मैं उसको उसी टाइम स्टोर नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं किसी भी ऐसी चीज को स्टोर करूंगी जिसमें वाटर होगा, सीधी सी बात है उसमें फंगस के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम लोग पहले, मतलब एक किसान क्या करता है, वो सबसे पहले इसको एक जगह इसलिए जमा करता है ताकि वो ड्राई हो जाए, और ड्राई की वजह से उसके लिए वो इजी हो जाता है चावल को निकालना, लीफ जो भी ब्रांच होता है उसके, वो इजी रहता है, जो कि आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है, हार्वेस्ट का कंसेप्ट, ठीक है? तो उसके बाद अब जब चावल निकली, उसके बाद भी फिर से देखना है कहीं चावल तो अभी गीली तो नहीं है। अगर इनके चावल गीली होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, फंगस का बहुत ज्यादा खतरा है। तो क्या किया जाता है, इस फार्मर को पता होता है मुझे कौन सी चीज को कितना टाइम देना है ताकि पूरा ड्राई अप हो जाए। जैसे ही पूरा ड्राई होता है उसके लिए, उसके बाद हम इसकी पैकिंग ऐसी सिलेक्ट करते हैं जिसमें एयर जो है ना वो पास हो जाए। जैसे कि आप लोग देखते हो जब हम लोग चावल की बोहरी लाते हैं घर, उसका जो वो बाहर वाली मैम बोहरी आपकी होती है। मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है मैम। आवाज धीमी आ रही है, मैंने आपको बोला था पहले आपने कैमरा ऑन कीजिए। आपने कैमरा ऑन किया, वीडियो मैम ऑन मुझे किया आपने? मम्मा है ही नहीं। वीडियो आपने ऑन किया? मैम मुझे मम्मा है ही नहीं घर में। मम्मा को क्या करना है वीडियो के साथ?
चलिए सुनिए, डोंट डिस्टर्ब, सुनिए अब। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो वैसे वाले बैग्स हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें एयर जो है ना वो इजीली पास हो जाए। उसके बाद गोडाउन को देखना है, जो कि मैंने पहले ही बोला था, और साथ साथ वेंटिलेशन के साथ साथ गोडाउन में ये भी चेक करना है कहीं वहां पे रोडेंट्स तो नहीं है, मतलब कि रैट, चूहे होते हैं ना, चूहे जो पैकेट्स को फिर काट लेते हैं, वो तो नहीं है। कहीं वहां पे ऐसे कुछ इंसेक्ट्स तो नहीं है जो पूरे हमारी क्रॉप को खराब करेंगे। तो वहां पे भी हमें पहले पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना पड़ता है ताकि जो भी हमने फूड ग्रेन लिया होता है वो उसको डैमेज ना कर सके। So this was the all about the basic practice for crop production. किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? Anybody? No, ma'am. किसी को कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. इश्बा, आप तो क्लास में आए हो लेकिन शायद आप टीचर को सुनते नहीं हो। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था आप अपना कैमरा ऑन रखोगे। तो ये हो गया क्रॉप प्रोडक्शन की बात। अब इसका जो दूसरा है वो है एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या होता है? हम क्या करते हैं, अगर हम डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करेंगे, उनकी फीडिंग, उनका शेल्टर, उनकी हेल्थ, उनकी ब्रीडिंग, इस सारे के साथ डील जो करता है, तो ये एक एग्रीकल्चर का ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं वेरियस प्रैक्टिसेस जो कि नेसेसरी होती है ताकि एनिमल्स को हम रेज कर सके। किस लिए? फूड के लिए या किसी और पर्पस के लिए। तो हमें इस चीज के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए करना, वो है एनिमल्स की प्रॉपर फीडिंग, एनिमल्स का शेल्टर। आपने देखा यहाँ का जो विंटर था कितना ज्यादा हार्श आया इस टाइम विंटर, तो शेल्टर का भी होना, प्रॉपर शेल्टर का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ प्रिवेंशन और क्योर, किसके लिए? एनिमल डिजीज के लिए, उसका भी खास ख्याल रखना है। और एनिमल्स की जो ब्रीडिंग वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, उसके लिए भी हमें इसमें बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना होता है। इसमें कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि हमें मिल्क देते हैं, जिनको हम बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। ये भी आपने 6th क्लास में पढ़ा है, या जिनको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं मिल्च कैटल। जैसे कि इसमें काउ है, बफेलो है, जो कि हमें मिल्क, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हम निकालते हैं। तो उसको वो एक अलग फिर दूसरा फील्ड आता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं डेयरी फार्मिंग, वो एक अलग आता है। तो ये था एनिमल हस्बेंड्री का। दूसरा है फिश, क्योंकि हम लोग फिश को भी खाते हैं कि नहीं? आप सब लोग खाते हो कि नहीं? खाते हो, मछलियां खाते हो? सादिया मजीद, आप मछलियां खाते हो? यस मैम। मैंने सादिया को बोला, सादिया मजीद रोल नंबर 3, ना कि साजिद। मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है इसीलिए। सादिया, डिड यू हियर मी? सादिया? Yes. ओके, फरहाना, आपको मेरी आवाज आ ma'am. रही है? Yes, ma'am. ओके, क्लियर आ रही है ना? Yes, ma'am. तो साजिद को क्यों आ रही है? उमैसा, आप मछलियां खाती हो? Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, लेकिन सब तो खाते हैं ना। तो फिश भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है एनिमल फूड में, ठीक है। बहुत सारे लोग जो कि रहते हैं कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया का मतलब है जो कि समंदर के किनारे रहते हैं, ठीक है, वो कंज्यूम करते हैं फिश को। उनके डाइट में ये एक मेजर पार्ट होता है। फिश जो होता है ये रिच ऑफ प्रोटीन होता है बहुत ज्यादा। इसमें हाईली न्यूट्रिशियस होता है, ये इजीली डाइजेस्टेबल फूड है। इसका क्या होता है? फिश लिवर ऑयल होता है जो कि
रिच ऑफ विटामिन ए और विटामिन डी होता है, तो ये भी हमारे फूड में आता है। इसकी जो प्रोडक्शन है उसका भी हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। अगर आपको याद होगा, आज से आई थिंक 3 साल पहले की बात है, शायद, हाँ 3 साल हुए होंगे, जो जहलिम का किनारा है उस पे सारी मछलियां ऊपर की ओर आई थी, तो सारे परेशान हो गए थे। लोग कह रहे थे पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या किया है, पानी में क्या डाल दिया, पता नहीं ये क्या नई ट्रिक है, वो ये वगैरह। अगर किसी को याद होगा, वो बेसिकली क्या था, वो फिशेस इसलिए ऑन द बैंक ऑफ रिवर आए थे, उनको ऑक्सीजन की कमी हुई थी पानी में। हमारे जो बैंक ऑफ रिवर होते हैं, बहुत सारी ऐसी भी इंडस्ट्रीज है जिसका वेस्ट उसी में जाता है, तो कोई ऐसा केमिकल उसमें उस टाइम गया था जिसने ऑक्सीजन को टोटली कम किया था और सफोकेशन हो गई थी फिश को वहां पे। इसीलिए वो ऑक्सीजन को लेने के लिए कहाँ की ओर आए थे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। वो ये दरिया की सतह के ऊपर थोड़ा थोड़ा आ रहे थे ताकि वो डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन ले सके। तो इससे हमें ये पता चलता है, अगर कोई भी फिश की प्रोडक्शन करता है तो उसको पहले इस चीज का खास ख्याल रखना है, जिस भी पानी में फिश होते हैं क्या उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन है, क्या उसमें बाकी जो ऐसी कोई डिजीज तो नहीं है, ऐसा कोई केमिकल तो नहीं डाला है जिससे फिश को डिजीज हो, उसको प्रॉब्लम हो जाए या बहुत सारी चीजें। तो सेम जैसे एनिमल्स के लिए हमें रेयरिंग के लिए, फीडिंग के लिए खास ख्याल रखना है, इसी तरीके से फिश के लिए भी सेम वही खास ख्याल रखना होता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। आपके अगर किसी के भी दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि मैम ये कैसे समझ हमें आता है, या तो एनिमल्स का, या तो फिश का, या तो प्लांट्स का, या अगर एपीकल्चर की बात करेंगे, हनी की बात करेंगे, तो ये कैसे समझ आता है हमें, कहाँ पे हमें किसको क्या चीज करना है। देखिए मैंने कल जो भी कल क्लास में प्रेजेंट था, मैंने ऑलरेडी आपको कल बोला, जैसे एक डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होता है किसी भी चीज का, सेम केस ये जो फार्मर्स होते हैं, चाहे ये क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं, चाहे ये एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, चाहे फिश प्रोडक्शन करते हैं, चाहे एपीकल्चर मतलब हनी के साथ इनकी प्रोडक्शन होती है, जो भी होता है, हर कोई अपने अपनी चीज का एक्सपर्ट रहता है, तो इनको पता होता है कैसे क्या करना है। और पानी में ये देखना ऑक्सीजन बराबर है कि नहीं, इसके लिए बाज़ाब्ता से इंस्ट्रूमेंट आए हैं, जिसकी वजह से जो फिशरीज के साथ करता है बिजनेस, उसको उसके पास वो प्रेजेंट होता है, ताकि जहां पे भी वो इनकी प्रोडक्शन करता है फिश की, वो वहां पे देख सके वहां का जो पानी है क्या उसमें सफिशिएंट पानी है, ऑक्सीजन है कि नहीं। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन? नो मैम। ओके, आपने बुक्स खोली है, अपनी टेक्स्ट बुक्स खोली है आपने? यस मैम। आपने देखा उसमें हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया? यस मैम। आप देखिए, आप खोलिए। मैंने आपको कल ही बोला मैं आपको समरी के हिसाब से समझाऊंगी, मैं ऐसे सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगी जिससे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर उसमें कुछ रह गया है आप मुझे वो बोल सकते हो, क्योंकि मेरे पास सामने बुक नहीं है, मैं आपको पूरा ओरली ये पढ़ा रही हूँ जो भी है। कोई ऐसा टॉपिक तो छूट नहीं गया है ना? सारा कंप्लीट हुआ चैप्टर? यस मैम। ओके ओके सादिया, आप मुझे बोलिए आपकी जो यूनिट में कितने चैप्टर है? 3 है? सादिया को आवाज नहीं आ रही। ओके सादिया, जहूर आप बोले कितने चैप्टर है यूनिट 3 में? मैम 4 चैप्टर्स। मैम 4 चैप्टर्स। कौन कौन? एक तो है ये क्रॉप प्रोडक्शन, और कौन सा है? सॉरी फिर से बोले।
मैम combustion and flame, ओके light ओके और some natural phenomena. ओके बेटा, चलो आपका जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो गया। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर उठाया जाएगा, ठीक है? आप Yes, ma'am. आप अपनी बुक खोलोगे, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप अपनी बुक खोलोगे, उस पर पूरी रीडिंग करोगे, देखोगे कुछ ऐसा तो नहीं है जो छूट गया है। फिर भी मैंने पूरा इसमें मेंशन आपको किया जो भी इस चैप्टर में आता है। चलो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।